गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 राजनीति विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत भारतीय संविधान में अधिकारों के संदर्भ में। इसी अध्याय के अंतर्गत हमने मौलिक अधिकारों के संदर्भ में पढ़ लिया था। नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। हम इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 नए आर्टिकल को प्रतिस्थापित किया गया, 3 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया, जिसमें जोड़ा गया कि आर्टिकल 39A के अंतर्गत कुछ नए प्रावधान किए गए। भारतीय संविधान के अंतर्गत हमने देखा था कि आर्टिकल 43A के अंतर्गत कुछ नया प्रावधान किया गया तथा भारतीय संविधान के 48A आर्टिकल के अंतर्गत कुछ नई चीज़ों को जोड़ा गया। और इन तीनों चीज़ों को जोड़ने का जो काम हुआ है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हुआ है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से आर्टिकल 39A के अंतर्गत जो जोड़ा गया, आर्टिकल 39 के अंतर्गत जोड़ा गया निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान। निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अर्थात कानूनी जो सहायता होगी वो मुफ्त में मिलेगी, निःशुल्क मिलेगी, है ना। तो आर्टिकल 39A के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान जोड़ा गया। निःशुल्क विधिक सहायता कानूनी सहायता है जो मुफ्त में मिलेगी। आर्टिकल 43A के अंतर्गत जोड़ा गया आर्टिकल कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी तो सुनिश्चित की जाएगी। तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के आर्टिकल 43A के अंतर्गत जोड़ा गया। नेक्स्ट हम बात करें आर्टिकल 48A के अंतर्गत। आर्टिकल 48A के अंतर्गत और आर्टिकल 48A के अंतर्गत जोड़ा गया पर्यावरण वन एवं वन्यजीव, पर्यावरण वन्य एवं वन्यजीव इनके संरक्षण के संदर्भ में, पर्यावरण वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण का प्रावधान, पर्यावरण वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण का प्रावधान, यह जोड़ा गया आर्टिकल 48A के अंतर्गत। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपने नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जिस तरह से आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान के अंतर्गत आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर के भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया, जिसमें आपने देखा आर्टिकल 36 के अंतर्गत प्रावधान था कि नीति निर्देशक तत्व राज्य को संबोधित हैं। आर्टिकल 37 के अंतर्गत आपने देखा कि नीति निर्देशक तत्व वादयोग्य नहीं होते हैं, जबकि आर्टिकल 38 के अंतर्गत आपने देखा कि नीति निर्देशक तत्व हैं, इनसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। आर्टिकल 39 के अंतर्गत आपने पढ़ा कि स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाएगा। आर्टिकल 40 के अंतर्गत, आर्टिकल 40 के अंतर्गत आपने देखा कि राज्य पंचायती राज को सशक्त करने का, पंचायती राज को मजबूत करने का राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा। आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 के अंतर्गत आपने देखा
कि राज्य बेरोजगारी, बुढ़ापा एवं निःशक्तता की स्थिति में लोक सहायता अर्थात पेंशन प्रदान करने का क्या करेगा, काम करेगा। आर्टिकल 42 के अंतर्गत आपने देखा कि राज्य मानवोचित दशाओं में मातृत्व को सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगा। आर्टिकल 43 में हमने पढ़ा कि राज्य जो है कुटीर और छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने की दिशा में क्या करेगा, कार्य करेगा। आर्टिकल 44 के अंतर्गत हमने देखा कि राज्य के द्वारा समान नागरिक संहिता के सिद्धांत को, इकहरी नागरिकता के सिद्धांत को, भारतीय नागरिकता के सिद्धांत को राज्य के द्वारा अपनाया जाएगा। राज्य इस दिशा में बढ़ावा देगा, इस दिशा में राज्य क्या करेगा, कार्य करेगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार से हमने आर्टिकल 45 के अंतर्गत देखा कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य लागू करेगा। यानी संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर प्राइमरी जो एजुकेशन है, प्राथमिक जो शिक्षा है, वह राज्य के द्वारा अनिवार्य लागू कर दी जाएगी। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 45 के अंतर्गत था, जिसे बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य लागू कर भी दिया गया था। भारतीय संविधान के आर्टिकल 46 के संदर्भ में हम बात करें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 46 इस बात का प्रावधान करता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अर्थात एससी एवं एसटी वर्ग के लोग हैं, उनके लिए शिक्षा एवं अर्थ के प्रबंधन का कार्य, शिक्षा और उनके अर्थ के प्रबंधन का जो कार्य है वह राज्य के द्वारा किया जाएगा। स्टेट्स की ये जिम्मेदारी है कि वह एससी एवं एसटी वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा एवं अर्थ का प्रबंधन करे। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 46 के अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल 47 के अंतर्गत उल्लेखित है कि राज्य जो है उसकी यह जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों का जो मानव स्वास्थ्य है उस मानव स्वास्थ्य को बनाए रखने का राज्य प्रयास करेगा और इस दिशा में राज्य जो है मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। राज्य जो है शराबबंदी को क्या करेगा, लागू करेगा। तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 47 के अंतर्गत है कि राज्य अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को बनाए रखने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। इस प्रकार से हमने आर्टिकल 48 के अंतर्गत पढ़ा। आर्टिकल 48 आर्टिकल 48 के अंतर्गत प्रावधान है कि गाय की हत्या पर रोक का प्रावधान, गौवध का निषेध, यानी गाय की हत्या पर रोक का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 48 के अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल 49 आर्टिकल 49 के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है कि राज्य अपने सार्वजनिक महत्व के जो स्थल होंगे उन सार्वजनिक महत्व के स्थलों को राज्य सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, विभिन्न प्रकार के किले, महल, पार्क आदि होंगे। राज्य उन सबको सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगा आर्टिकल 49 के अनुसार। आर्टिकल 50 के अनुसार कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को एक दूसरे से क्या रखा है, पृथक पृथक रखा गया है। अर्थात कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कार्यपालिका और न्यायपालिका यानी नीति निर्देशक तत्वों के संबंध के क्रियान्वयन के संबंध में कार्यपालिका न्यायपालिका को अर्थात न्यायपालिका कार्यपालिका को किसी भी प्रकार का आदेश जारी नहीं करेगी। अर्थात कार्यपालिका और न्यायपालिका को आर्टिकल 50 के अनुसार एक दूसरे से पृथक पृथक रखा गया है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, हमने आर्टिकल 51 के अंतर्गत भी देखा कि इसमें भारतीय विदेश नीति के सिद्धांतों का जिक्र किया गया है और भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में आपने देखा कि भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत भारत जब स्वतंत्र हुआ तो विश्व दो खेमों में, दो गुटों में विभाजित था। इसलिए उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री, पहले विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
जैसे विदेश नीति के सिद्धांत का अनुसरण किया उसे गुट निरपेक्षता की नीति या असंलग्नता की नीति कहा जाता है। पंडित नेहरू ने अमेरिकी सीनेट को संबोधित करते हुए उस समय कहा कि जहां न्याय की हत्या होगी, अधिकारों का उल्लंघन होगा, भारत वहां न तो आज तटस्थ है न भविष्य में तटस्थ रहेगा। और इस नीति को सकारात्मक गुट निरपेक्षता की नीति भी कहा जाता है, क्योंकि ये गुटों से अलग रहने की नीति का भारत ने क्या किया, अनुसरण किया। इसे गुट निरपेक्षता या असंलग्नता की नीति के नाम से जाना जाता है। तो आर्टिकल 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के सिद्धांतों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ वह 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत किया गया। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से आर्टिकल 39A के अंतर्गत जो प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया वह प्रावधान यह था कि निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान, कानूनी सहायता है वो मुफ्त में मिलेगी, फ्री में मिलेगी। और आर्टिकल 43A के अंतर्गत उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों के भागीदारी का प्रावधान किया गया। और आर्टिकल 48A के अंतर्गत पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के प्रावधान को जोड़ा गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 86वें संविधान संशोधन 2002 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल 45A जोड़ा गया। और आर्टिकल 45A के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि 6 वर्ष तक की आयु के वर्ग के 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के जो बच्चे होंगे इनका लालन एवं इनके पालन की जिम्मेदारी जो है वो राज्य वहन करेगा। 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लालन पालन और उनके पोषाहार की जो जिम्मेदारी है वह राज्य वहन करेगा। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 45A के अंतर्गत किया गया। और 45A जो है भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से आर्टिकल 45A के अंतर्गत जोड़ा गया, जिसमें राज्य का कर्तव्य है कि 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए लालन पालन एवं पोषाहार की जिम्मेदारी राज्य निभाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, हमने नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत हुए विभिन्न संशोधनों के संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त करने का क्या किया, प्रयास किया। आगे इसी अध्याय के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे मूल कर्तव्यों के संदर्भ में। तो मूल कर्तव्य वे कर्तव्य होते हैं जो राज्य का नागरिक होने के नाते जिन कर्तव्यों की पालना करना नागरिक का कर्तव्य होता है, नागरिक का धर्म होता है कि उन कर्तव्यों की पालना नागरिकों के द्वारा की जानी चाहिए। तो वो ऐसे कर्तव्य कहलाते हैं मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्यों के संदर्भ में हम बात करें तो मूल कर्तव्यों का प्रावधान भारत के मूल संविधान के अंतर्गत नहीं था। अर्थात मूल संविधान, भारत के मूल संविधान में 26 जनवरी 1950 को भारत के जिस संविधान को लागू किया गया उस संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भारत के संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और हम बात करें कि भारत का वर्तमान जो संविधान है, भारत के वर्तमान संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है ना। और हम देखते हैं कि 11वां जो मूल कर्तव्य है
यह जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और इस 11वें मूल कर्तव्य के अंतर्गत प्रावधान किया गया माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बालकों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दिलाएं। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दिलाएं। माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दिलाएं। तो मूल कर्तव्यों का प्रावधान भारत के मूल संविधान के अंतर्गत नहीं था। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारत के संविधान के अंतर्गत जोड़े गए और मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत के संविधान के अंतर्गत जोड़े गए। और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जिन मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया उनकी संख्या कितनी थी? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से भारतीय संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया। और 11वें मूल कर्तव्य के अंतर्गत प्रावधान था कि माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों के लिए, अपने बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दिलाएं। अभिभावकों का एक कर्तव्य होता है कि वे प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दिलाएं। शेष विषय वस्तु के संदर्भ में हम अग्रिम क्लास के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।